हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उबैद शाह साहब ने, तजियाकार हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद, हम प्रोग्राम में सेनेट इंतखाबात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और सेनेट इंतखाबात के ऊपर मैं ये स्टूडियो में इस वक्त जान रही थी नदीम साहब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वावदा साहब को रिटेन करने का फैसला किया है। हफीज शेख साहब के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त कुछ इनसिक्योरिटीज उनके अरकान में दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें अपोजिशन जमातों में, तो वहां पे सेनेटरशिप के लिए जो कैंडिडेट्स आए हैं, अब वहां से कोई आवाजें नहीं उठ रही या कोई मुखालफत नहीं आ रही। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत फैसला किया है अपने सेनेटर्स को शॉर्टलिस्ट करने में? नहीं, देखें अलवीना, मेरा ख्याल है कि ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ एक बेहतर पार्टी है वर्कर की सतह पे, और दूसरी जमातें जो हैं वो वडेरा शाही की जमातें हैं। उनमें टॉप लीडरशिप जो वो कर ले फैसला, और बाकी कोई होता नहीं है जो उसमें आवाज निकाले या उस पर शिकायत करे। तो लेकिन इससे ज्यादा ये तो अहम बात नहीं है कि पीटीआई में कोई मुखालफत हुई और कोई आवाजें उठी कैंडिडेट्स के खिलाफ। लेकिन ज्यादा अहम बात ये कि आप ये जनरली ये देखेंगे तमाम जमातों के पास कोई नए चेहरे नहीं है कि वो सेनेट में उनको भेजें। वही घिसे पिटे लोग, वो पीपल्स पार्टी दोबारा शीरी रहमान को दे रही है, फिर वो दोबारा जो है वो मांडवी वाला साहब बरकरार रहेंगे, फिर वो जी फला उनको देख ले। मतलब आपको लगेगा कि वो फारूक नाइक साहब को भी दोबारा दे दिया। दो टर्म, तीन टर्म लोग पूरी कर चुके हैं, इनके पास कोई और लोग ही नहीं है, फिर दोबारा उन्हीं को भेजना है, फिर दोबारा उन्हीं को भेजना है। आपको थोड़ी मायूसी होती है कि क्या इन ऐवानों के लिए जिंदगी भर के लिए अपनी मेंबरशिप लिखवा के लाए। कोई और आदमी नहीं है, कोई और टैलेंट नहीं है जो सूबे के हुकूक के लिए आवाज उठा सके जाके सेनेट में। तो ये पीटीआई का भी यही हाल है, उनमें भी कई कैंडिडेट फिर रिपीट हुए। तो ये एक अफसोसनाक सा तनाजुर बनता है। ये मेरा तो यही कमेंट होगा कि नए लोग होने चाहिए जो अपने अपने सूबों की तरफ से जाएं और सूबों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए कुछ वहां अपनी कोई टैलेंट दिखाए। ठीक है, नंबर गेम आपको क्या दिखाई दे रहा है सेनेट इंतखाबात में? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ज्यादा परसेंटेज के साथ आ सकती है या नहीं? मैं नंबर गेम के बारे में ये राय रखता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है। खुद इमरान खान साहब ने जो कहा मुझे उससे इत्तेफाक है। ज्यादातर जो अपोजिशन एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी के इसके पीटीआई के लोग जो है वो टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हुकूमती लोग नहीं टूटते हैं, अपोजिशन से लोग टूटते हैं। तो ये जो है मेरी राय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड्स वाले सिलसिले से खत्म कर दिया और उसको बरकरार रखा जो पिछला सिलसिला था, तो शायद पीटीआई की सीटें बढ़ जाएंगी। मुराद अली शाह साहब ने कहा हम 10 सीटें लेंगे, वो भी एमकेएम के लोगों को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और एमकेएम इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही डूबती भी नहीं है। तो शायद उनके लोग पैसे लेके और वो बिक भी जाए। लेकिन ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या फैसला करती है, तभी ये इसका मूड सेट होगा कि ये इसमें खरीदो फरोख्त होनी है। तब इसमें मजीद क्लैरिटी आएगी कि क्या उसी सीक्रेट बैलेटिंग से होगा प्रोसीजर सेनेट इंतखाबात का या फिर ओपन बैलेट से होगा। मुझे एक वक्फा लेना है उबैद शाह साहब, फिर गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। न्यूज़ वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम सेनेट इंतखाबात के ऊपर बात कर रहे थे और उबैद शाह साहब हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हम कर रहे थे। मैंने उनसे मजीद जानना है PS 88 इलेक्शंस के हवाले से। उबैद शाह साहब, ये जो आज हमने वीडियोस देखी जिसमें हलीम अल शेख साहब के ऊपर अटैक भी हो रहा था और कुछ वीडियोज में जो है हवाई फायरिंग हो रही थी, लेकिन उसी वीडियो को पर्टिकुलर जो हवाई फायरिंग वाली वीडियो थी उसको दोनों जमातें इस्तेमाल करी थी। पीटीआई का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के गुंडे जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस को भी जो है इस्तेमाल किया गया पुलिस गर्दी में। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पीपल्स पार्टी के वोटर्स ने और मेंबर्स ने ये इल्जाम लगाया कि वो हलीम अल शेख साहब का उनके पर्सनल गार्ड्स थे। क्या कहेंगे आप, ये बदतमीजी का तूफान ऐवान से लेके रोड्स तक जारी और सारी रहता है पूरा साल अनफॉर्चुनेटली? हाँ, ये आपने बिल्कुल अलवीना ठीक कहा। आखिरी जो आपने जुमला कहा कि बदतमीजी का तूफान जारी रहता है, तो ये इलेक्शंस जो है ना पीसफुल हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हम समझे। देखें, ये सीट पीपल्स पार्टी की सीट है, पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत भी है, पीपल्स पार्टी का पुलिस पर कंट्रोल भी है, और ये सीट भी पीपल्स पार्टी की है। वहाँ ज्यादा डोमिनेट करते हैं पीपल्स पार्टी के लोग, वो उनके वोटर्स वहाँ हैं। पीटीआई का इसमें कोई खास ऐसा कोई चांस नहीं था कि पीटीआई सीट निकालेगी, लेकिन उन्होंने शोर शराबा, झगड़ा, फायरिंग जो भी की, उससे बहुत बड़ा शो लगाया
पूरे दिन अपनी मीडिया की अटेंशन लिए रखी और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की और अपनी जगह बनाने की कोशिश की। इसको एक कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा उनका शो था हलीम आदिल शेख का गिरफ्तारी देने तक। लेकिन ये है कि ये सीट उनकी नहीं थी। फायरिंग करने वाले में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो भी कह सकते हैं कि वो इनकी तरफ से थी, ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ से थी। कोई इस पर डिटर्मिनेशन तो कोई नहीं है, कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। और एक गोली वो कहते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी पर मेरी लगी है, उस पर निशान है। वो एक गोली पता नहीं अब किसने चलाई और कैसे लगी। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। इससे उनको जो है वो कोई पॉलिटिकल माइलेज जो है वो मीडिया की हद तक हलीम आदिल शेख को और पीटीआई डिस्कस हुई सारा दिन, ये फायदा उनको जरूर पहुंचा। मगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का कोई फायदा उनको इसमें नहीं होना। वहां वोट उनके नहीं थे अक्सरियत में। देखिए ना, 3000 से ऊपर वोट अभी जो पहला नतीजा आया है वो पीपल्स पार्टी के उसको मिले हैं कैंडिडेट को, और इनके वोट 192 पता नहीं कोई ऐसे कुछ है। नंबर पे पीटीआई है। हाँ, तो बहुत डिफरेंस है, बहुत इनका कोई वोट नहीं है ना वहाँ। तो वो ऐसी सूरत में बस ये कि मीडिया अटेंशन ले सकते हैं, बाकी उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। बेहतर था ये ना करते, मेरा ख्याल है। ठीक है उबैद, एक और सवाल यहाँ पे इमर्ज होता है, आपसे जानना चाहूंगी उस पर कि हमने ये देखा कि एक ऑपोजिशन लीडर जो सूबे के हैं उनको जब फौरन से अरेस्ट किया जा सकता है और 18वीं तरमीम के मुताबिक अपने तमाम तर इख्तियारात को सूबाई हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है, तो फिर जो बाकी के मसाइल हैं और जो सूबे के डोमेन में आते हैं वो क्यों उस पर क्यों जो है ये सवालात उठते हैं कि हमारे सामने जो है बहुत सारे हर्डल्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, हम उसको नहीं पूरा कर पा रहे, प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर एजुकेशन के मामलात, फिर हेल्थ के मामलात वो क्यों एड्रेस नहीं हो पाते सूबे से? ये तो देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 18वीं तरमीम को एक अजीब सा उसका इस्तेमाल है। अभी अभी ये वफाकी हुकूमत भी कर रही है और सूबाई हुकूमत भी कर रही है। अभी अभी आपने सुना जब इस्लामाबाद में मुलाजमीन हड़ताल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी ये सूबाई हुकूमत का मसला पंजाब की, हमारा मसला नहीं है, तो हम जो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते और ये तो 18वीं तरमीम के तहत सूबे का काम है। जब उनको 18वीं तरमीम से सहारा लेना होता है तो सूबे पे डाल देते विफाक भी, वरना सिंध के मामले में कहते हैं नहीं जी हम तो विफाक है, हम हमारे बगैर कैसे करोगे, कौन सी 18वीं तरमीम, हमें पूरे के इख्तियार हासिल है। ठीक है, वो करेक्ट आपका पॉइंट है, सूबाई हुकूमत को देखें। मेरा सवाल ये उबैद कि जब जहां पर सूबे ने अपने इख्तियारात को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल कर लिया, अरेस्ट भी करवा लिया, FIR भी लॉन्च हो गई और वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो ऑपोजिशन लीडर्स इन द असेंबली हैं, जब इतने इख्तियारात हैं और इतनी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो फिर जब अवाम के मसाइल होते हैं, एजुकेशन के, हेल्थ के, मजीद क्राइसिस होते हैं, वो क्यों एड्रेस नहीं होते? देखे ना, मैं आपकी बात से सेकंड करता हूं कि बिलावल को मैंने सुना बदीन में खिताब कर रहे थे, कह रहे थे मैं आपको, हमें इस्लामाबाद का रास्ता पता है, अगर हमारे लोगों को हुकूक नहीं मिले, मैं 12 साल से आप हुकूमत में, आप पानी नहीं दे पाए, 12 साल से आप हुकूमत में, आप लोगों को एजुकेशन, वहाँ स्कूल में हलीम आदिल शेख ने एक वीडियो बनाई थी इंटीरियर सिंध के शायद गालिबन घोटकी के स्कूल की, जिसमें भैंसें बंधी हुई थी। आज के दौर में भी, ये नहीं कि पुरानी बात हो, आप आज के दौर में हॉस्पिटल्स को रिवाइव नहीं कर पाए। अब 12 साल हो गए आपको हुकूमत करते हुए, मामूली जो शोबा जाते हैं उनमें भी आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पुल बना देने से और कोई रोड बना देने से 2-4 आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं खड़ी हो जाती कि आपने, मुराद अली शाह साहब कहते हैं देखें मैंने खिजरी का पुल बना दिया, देखें मैंने जो है वो शहीद मिल्लत का कॉरिडोर बना दिया, भाई इससे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं खड़ी हो जाती। तो ये बात तो सही ही है कि आज जो है वो जो बुनियादी शोबा जाते हैं जिंदगी के, तालीम, सेहत और साफ पानी वगैरह, इनमें भी आपकी परफॉर्मेंस 12 साल के बावजूद जो है शायद 10% से ऊपर नहीं गई है, शायद 10% होगी। तो जब आपके पास सारे इख्तियारात हैं, सारा फंड्स है, आपके पास सारा कुछ है, 18वीं तरमीम के तहत आप खुद मुख्तार हैं, तो भाई मेहरबानी करके सूबे के अवाम पर भी रहम खाइए और उनको जो है जो बुनियादी चीजें हैं आप कम से कम उनसे तो निकालिए, बुनियादी मसाइल से तो निकालिए। सफाई सुथराई के मसाइल, कचरा बीमारियों का सबब बनता है, हर जगह उसके ढेर हैं, पीने का साफ पानी प्रोवाइड कीजिए किसी न किसी तरह, आपको स्कूल्स ठीक कीजिए, एजुकेशन ठीक कीजिए और हॉस्पिटल्स ठीक कीजिए। ये बात तो ठीक है, आप ये किस चीज के पीछे छुप सकते हैं मुझे समझ नहीं आती। जिसको 12 साल इक़्तिदार मिल जाए एक जमात को, वो फिर किस चीज के पीछे छुप सकती है, क्या एक्सक्यूज दे सकती है? ठीक है, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया उबैद शाह साहब।